आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्वरण के विभिन्न प्रकार, एक समान त्वरित गति और गति के समीकरण। तो ये तीन बिंदु है जो आज हम पढ़ेंगे। इसमें पहला बिंदु है त्वरण के विभिन्न प्रकार। तो देखते हैं त्वरण कितने प्रकार का हो सकता है। पहला तो इसका एक प्रकार है एक समान त्वरण। जैसे आपने एक समान गति में पढ़ा था, कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वहाँ पर वस्तु का वेग एक समान रहता है, और जब असमान गति होती है तब वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरियाँ तय करती है, और ऐसी स्थिति में वस्तु के वेग को परिवर्ती वेग कहते हैं। और जब वेग में परिवर्तन होता है तब ही त्वरण की उत्पत्ति होती है। यदि वेग में परिवर्तन नहीं है तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि त्वरण की परिभाषा क्या है? त्वरण की परिभाषा है वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है। तो यहाँ शब्द आया है एक समान त्वरण। इसका मतलब वेग में कैसा परिवर्तन होना चाहिए? इसका मतलब है वेग में एक समान परिवर्तन होगा। मतलब समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन की दर कैसी होगी? वेग में परिवर्तन की दर भी एक समान होगी। तो जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि समान समय अंतराल में उसके वेग में समान परिवर्तन हो, तब उसे कहा जाएगा एक समान त्वरण। तो परिभाषा लिखें इसकी। ये हो गई एक समान त्वरण की परिभाषा। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में एक समान परिवर्तन होता हो, तब वस्तु के त्वरण को हम एक समान त्वरण कहते हैं। यहाँ पर समय अंतराल शब्द आया है, तो ये समय अंतराल कितना भी छोटा हो सकता है। तो ये पहला प्रकार है त्वरण का, एक समान त्वरण। अब दूसरा प्रकार देखें। दूसरा प्रकार है असमान त्वरण। इस असमान त्वरण को परिवर्ती त्वरण भी बोला जाता है। असमान त्वरण या फिर परिवर्ती त्वरण। जैसे एक समान त्वरण की परिभाषा में हमने देखा वस्तु के वेग में समान परिवर्तन, तो असमान त्वरण में क्या होगा? सारी बातें यही रहेगी, बस वेग में कैसा परिवर्तन होगा? असमान परिवर्तन होगा। तो जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन होता हो, तब वस्तु के त्वरण को हम असमान त्वरण कहते हैं। ये हो गया असमान त्वरण। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती हो कि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन हो, तब हम वस्तु के त्वरण को असमान त्वरण या फिर परिवर्ती त्वरण कहते हैं। तो ये दो प्रकार हुए। अब ये जो असमान त्वरण या फिर परिवर्ती त्वरण है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु का औसत त्वरण और ताक्षणिक त्वरण ज्ञात किया जाता है। तो तीसरा प्रकार हम लिख लेते हैं औसत त्वरण। औसत त्वरण की परिभाषा देखें। वस्तु के वेग में कुल जितना परिवर्तन होता है, यदि उसको समय से विभाजित कर दिया जाए तो हमें मिल जाता है वस्तु का औसत त्वरण। या दूसरे शब्दों में बोला जा सकता है वेग में कुल परिवर्तन और समय अंतराल के अनुपात को ही हम औसत त्वरण कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखें। तो वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन और समय अंतराल के अनुपात को हम वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। यदि सूत्र रूप में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं इसको, औसत त्वरण बराबर वेग में कुल परिवर्तन बटे कुल समय अंतराल
ये हुआ आपका औसत त्वरण का सूत्र। वेग में कुल परिवर्तन और वस्तु के वेग में परिवर्तन में जितना समय लग रहा है, तो वेग में कुल परिवर्तन तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को हम औसत त्वरण कहते हैं और सूत्र हो जाता है वेग में कुल परिवर्तन बटा कुल समय अंतराल। फिर चौथा देखें, चौथा है तात्क्षणिक त्वरण। जैसे तात्क्षणिक वेग की परिभाषा पढ़ी थी कि किसी समय विशेष पर वस्तु के वेग को हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं, ठीक ऐसे ही तात्क्षणिक त्वरण भी हो जाएगा। किसी समय विशेष पर या किसी क्षण विशेष पर वस्तु के त्वरण को हम तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तो परिभाषा लिखें, किसी समय विशेष पर वस्तु के त्वरण को हम तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं और ये होता है a बराबर dv बटा dt। ये dv बाई dt क्या है? ये हमने पढ़ा था वेग में परिवर्तन की दर, और ये dv बाई dt को बोला जाता है वेग का समय के सापेक्ष अवकल गुणांक। तो वेग का समय के सापेक्ष जो अवकल गुणांक होता है वही आपका तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तो ये तो त्वरण के विभिन्न प्रकार हो गए। पहला बिंदु हमारा समाप्त होता है। अब आ जाएं दूसरे बिंदु पर, एक समान त्वरित गति। अब इसको समझें क्या है। यदि किसी पत्थर को कुछ ऊंचाई से नीचे की ओर फेंका जाए तो क्या होता है? प्रारंभ में इसका वेग 0 होता है और समय के साथ साथ जैसे जैसे पत्थर नीचे की ओर गिरता जाता है उसके वेग में परिवर्तन होता चला जाता है, और ये परिवर्तन होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। तो t बराबर 0 सेकंड, जब 0 सेकंड लिया जाता है तब इसका वेग 0 होता है। लेकिन जब t बराबर 1 सेकंड, यहाँ क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड, तो इस हिसाब से वस्तु के वेग में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो समय t बराबर 1 पर वस्तु का वेग हो जाएगा इतना। अब दूसरा सेकंड यदि लिया जाए, t बराबर 2 सेकंड, अब वस्तु का वेग अब 9.8 मीटर पर सेकंड फिर इसमें जुड़ जाता है। तो 9.8 धन 9.8 दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 19.6 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार और आगे जाते हैं तो वेग क्रमशः इसी प्रकार से जुड़ता चला जाएगा। हर सेकंड में उसके वेग में इतना प्लस होता चला जाएगा। तो यहाँ पर वस्तु के वेग में कैसा परिवर्तन हो रहा है? हमें दिख रहा है वस्तु के वेग में एक जैसा परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो वस्तु की गति है, इस गति को कहा जाता है एक समान त्वरित गति। तो इसकी परिभाषा लिखें, ये परिभाषा हो गई एक समान त्वरित गति की। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में एक जैसा परिवर्तन होता है, मतलब समान परिवर्तन होता है, तो वस्तु की गति को हम एक समान त्वरित गति कहते हैं। और इस एक समान त्वरित गति में वस्तु का त्वरण कैसा रहेगा? क्योंकि समान परिवर्तन हो रहा है वेग में, तो त्वरण भी नियत बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो लिखें, एक समान त्वरित गति में वस्तु का त्वरण नियत रहता है। और इसका उदाहरण क्या दिया जा सकता है? उदाहरण दिया जा सकता है गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु। तो इसका उदाहरण हो गया गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का त्वरण, और ये त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये गुरुत्व के अधीन यदि कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो उसका त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है।
तो दूसरा बिंदु हुआ एक समान त्वरित गति। अब आ जाए गति के समीकरण पर। पहले तो समझे गति के समीकरण हम किसे बोलते हैं। अभी हमने एक समान त्वरित गति के बारे में पढ़ा। अब यदि इस एक समान त्वरित गति में हमें वस्तु की स्थिति, उसका समय, उसका वेग और उसका त्वरण, यदि इन चारों राशियों में संबंध स्थापित करना हो तो हमें किसी न किसी समीकरण की आवश्यकता होगी। तो इन राशियों में जो संबंध बताता है वह समीकरण गति का समीकरण कहलाता है। तो ये जो गति के समीकरण होते हैं ये 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण है। फिर दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 गति के समीकरण है। तो इन 3 समीकरणों में कौन सा संकेत क्या प्रदर्शित कर रहा है इसको लिख लेते हैं। यहां पर u इसे कहा जाता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग u से प्रदर्शित किया जाता है। फिर है v, ये कहलाता है अंतिम वेग। यहां वेग के 2 भाग किए गए हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। फिर है a माने आप जानते हैं इसे त्वरण कहा जाता है। और फिर है t बराबर कहलाता है समय। और फिर अंतिम राशि है s, इसे कहा जाता है विस्थापन। तो इन राशियों में जो संबंध दर्शाता है वो कहलाता है गति का समीकरण। ये 3 समीकरण हैं। तो चलिए अब इन्हें हम सिद्ध करते हैं, इनकी व्युत्पत्ति किस प्रकार की जा सकती है। तो चूंकि ये तीनों जो समीकरण हैं ये एक समान त्वरित गति के समीकरण हैं, तो हमें मानना होगा कि वस्तु एक समान त्वरित गति में चल रही है और उसका त्वरण कैसा होगा, उसका त्वरण एक समान होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है। लिख लीजिए। ये हमने मान लिया कि कोई एक वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है और समय t बराबर 0 पर उसका प्रारंभिक वेग u है और किसी समय t पर उसका अंतिम वेग v है। अब आप त्वरण की परिभाषा पर आ जाएं और पहले समीकरण को सिद्ध करें। पहला समीकरण हमारा v बराबर u प्लस ए टी, इसको सिद्ध करते हैं। तो त्वरण की परिभाषा से आप क्या जानते हैं, त्वरण, चूंकि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यह हमने त्वरण की परिभाषा में पढ़ा। त्वरण को दर्शाया जाता है a से, तो a बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन। कैसा परिवर्तन हो रहा है, प्रारंभ में u था और फिर बाद में v हो गया, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देंगे तो वेग में परिवर्तन मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाता है v माइनस यू बटे समय अंतराल क्या है, t बराबर 0 से शुरू किया था और समय t पर खत्म हुआ, तो ये हो जाएगा t माइनस 0। सरल करें तो a बराबर v माइनस यू बटा t। इस t का पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा at बराबर v माइनस यू। इस u का भी पक्षांतर कर दिया तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी बराबर v। यही आपका गति का पहला समीकरण है, उसको सीधे रूप में लिख लीजिए। तो सीधा कर दिया समीकरण को, तो v बराबर u प्लस ए टी, ये आपका गति का पहला समीकरण सिद्ध हो गया। अब आते हैं
गति के दूसरे समीकरण पर। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसे सिद्ध करते हैं। अब दूसरे समीकरण पर आए। दूसरे समीकरण में हम पहले ज्ञात करेंगे वस्तु का औसत वेग कितना है। प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, तो इसका औसत वेग हो जाएगा प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटा 2। तो पहले आप लिखें वस्तु का औसत वेग। इसको दर्शा देते हैं v एवरेज। ए भी लिख दिया, मतलब ये औसत वेग हो गया। तो ये हुआ प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटा 2। यहाँ पर s आया है, मतलब हमें विस्थापन की आवश्यकता होगी। तो विस्थापन का सूत्र लगा दीजिए। विस्थापन का सूत्र हो जाएगा औसत वेग गुणा समय अंतराल। चूंकि विस्थापन बराबर औसत वेग गुणा समय अंतराल। विस्थापन माने s, औसत वेग ये आप ऊपर निकाल चुके u प्लस वी बटा 2। तो u प्लस वी बटा 2 गुणा समय अंतराल। क्या समय अंतराल हुआ t माइनस 0। अब इसे सरल करें। सरल करते हैं तो s बराबर मिलेगा आपको t माइनस 0, ये हो गया आपका t। अब इस t का गुणा इधर कर देते हैं, तो s बराबर हो गया ut प्लस vt बटा 2। अब गति के पहले समीकरण से v बराबर कितना है, ये है u प्लस at। तो यहाँ पर हम v की जगह पर गति का पहला समीकरण रख देते हैं, v बराबर u प्लस at। तो ये हुआ ut प्लस v की जगह हो गया u प्लस at, फिर आगे गुणा t बटा 2। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो ut प्लस ut प्लस at स्क्वायर बटा 2। ut प्लस ut दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 2ut प्लस at स्क्वायर बटा 2। अब इस 2 का दोनों में अलग अलग भाग दे दिया तो हमें समीकरण मिल जाएगा s बराबर, जब 2ut में 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा ut प्लस फिर at स्क्वायर बाई 2। इसको करते हैं तो ये हो जाता है हाफ at स्क्वायर। ये आपका गति का दूसरा समीकरण हो गया। अब आ जाए गति के तीसरे समीकरण पर। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसे सरल करते हैं। अब तीसरे समीकरण को सिद्ध करते हैं। इसमें हम पहले समीकरण का उपयोग करते हैं गति के प्रथम समीकरण से। इस समीकरण से क्या है, v बराबर u प्लस at। यहाँ से आप t का मान ज्ञात कर लीजिए। t बराबर हो जाएगा v माइनस u बटा a। ये आपने गति के पहले समीकरण से समय निकाल लिया। अब बाकी काम वही करना है जो आपने दूसरे समीकरण को सिद्ध करने में किया था। विस्थापन बराबर औसत वेग गुणा समय अंतराल। वहाँ पर इस समय को रख देंगे तो आपका गति का तीसरा समीकरण मिल जाता है। तो औसत वेग फिर से निकाल लीजिएगा। यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, औसत वेग बराबर u प्लस वी बटा 2। अब जो सूत्र हमने दूसरे समीकरण को सिद्ध करने में लगाया था उसको फिर से लगा दीजिए। चूंकि विस्थापन बराबर औसत वेग गुणा समय अंतराल,
मान रखें, विस्थापन माने s, औसत वेग ये u प्लस वी बटा 2 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं v प्लस यू बटा 2। तो इसको लिख लिया v प्लस यू बटा 2 गुणा, फिर समय आप ये निकाल चुके हैं v माइनस यू बटा ए, v माइनस यू बटा ए। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखिए, कोई परिवर्तन नहीं करना। अब राइट हैंड साइड में जो ऊपर जो पद लिखें उसको देखें, वो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में मिलता है। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और फिर नीचे 2a। इस 2a का पक्षांतर कर दिया तो ये हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस माइनस यू स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as बराबर v स्क्वायर। देखिए यही आपका गति का तीसरा समीकरण है। इसको सीधा करके लिख लीजिए, जिससे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमने गति का तीसरा समीकरण भी सिद्ध कर लिया।